हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रवि और स्वागत है आपका गेट ट्यूटर की एक और वीडियो में। और आज मैं आपसे बातें करने जा रहा हूँ प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेंट्स की। तो प्रॉपर्टीज स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को एक एजम्पशन बताने जा रहा हूँ जो कि मैं पूरे के पूरे प्रॉपर्टीज़ में यूज करूँगा। और वो एजम्पशन ये है कि मैं कोई भी एक रो या एक कॉलम की जब भी बात करूँगा तो मैं उसे एज ए लाइन के हिसाब से बात करूँगा। मैं उसे एज ए लाइन बोलूँगा कि मैं एक लाइन को इंटरचेंज करूँगा। मैं एक लाइन को अगर कुछ ऐड करूँगा, मैं एक लाइन में अगर कुछ करूँगा तो वहाँ पे आप ये समझ लीजिएगा कि मैं एक रो या कॉलम की बात कर रहा हूँ। तो चलिए प्रॉपर्टीज शुरू करते हैं। तो सबसे पहला प्रॉपर्टी है यह कि ए डिटर्मिनेंट रिमेन्स अनअल्टर्ड बाय चेंजिंग इट्स रो इनटू कॉलम एंड कॉलम इनटू रो। इसका मतलब क्या हुआ कि सपोज हमारे पास कोई एक मैट्रिक्स है जिसमें सपोज 3 रो है। तो अगर आप उस मैट्रिक्स के तीनों रो को अगर आप कॉलम में कन्वर्ट कर देते हैं तो जो आपको वैल्यू मिलेगी एक्सपेंड करने के बाद उस डिटर्मिनेंट की, वह वैल्यू में कोई भी अंतर नहीं होगा। मतलब कि जो आपको इस तरह के डिटर्मिनेंट में जो आपको वैल्यू मिलने वाला है वो सेम वैल्यू जब आप अल्टर कर देंगे तीनों रो को कॉलम में, तीनों ही रो को 3 कॉलम में कन्वर्ट कर देंगे तो आपको सेम वैल्यू मिलेगी। अगर एक एग्जांपल हम देखना चाहे तो चलिए एक एग्जांपल देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैंने एक मैट्रिक्स कंसीडर किया है डिटर्मिनेंट कंसीडर किया है 2 क्रॉस 2 का, जिसके सपोज एलिमेंट 1 2 3 4 है। और जब मैं इससे एक्सपेंड कर रहा हूँ तो एक्सपेंशन हम कैसे करते हैं, तो इस एलिमेंट को हम मल्टीप्लाई करेंगे इस एलिमेंट के साथ और जो वैल्यू आएगी उसे माइनस कर देंगे जो वैल्यू हमें मिलेगी ये दोनों के मल्टीप्लीकेशन से। तो हमें फाइनल वैल्यू ये मिला। अब अगर हम इस रो को कन्वर्ट कर देंगे मीन्स कॉलम में, तो देखिए मैंने कन्वर्ट कर दिया है 3 4। अब जब हम फिर से इसका एक्सपेंशन करते हैं तो हमें जो वैल्यू मिली वो -2 आया, यानी कि दोनों ही केस में हमें सेम वैल्यू मिला। इसका मतलब ये है, मैंने तो यहाँ खैर 2 क्रॉस 2 का डिटर्मिनेंट लिया, आप चाहे तो 3 क्रॉस 3 का भी चेक कर सकते हैं, आपको जो वैल्यू मिलेगी वह सेम मिलेगी। अब ये तो हुआ हमारा पहला प्रॉपर्टी। अब चलिए हम अपना दूसरा प्रॉपर्टी देख लेते हैं। डिटर्मिनेंट का दूसरा प्रॉपर्टी ये है कि अगर if two parallel lines of a determinant are interchanged, the determinant retains its numerical value but changes its sign। इसका मतलब ये हुआ कि जब आप दो पैरेलल लाइंस, जैसा कि पहले ही मैंने बता दे रहा हूँ, लाइंस का मतलब यहाँ पे कोई भी कॉलम या कोई भी रो से है। अब अगर आप अगर कोई भी दो पैरेलल लाइन मतलब कि सपोज ये एक लाइन है तो और ये भी एक लाइन है, तो ये दोनों पैरेलल लाइन हुआ, ये और ये दो पैरेलल लाइन हुआ, बट ये और ये पैरेलल लाइन नहीं हुआ। तो यहाँ पैरेलल लाइन में बोल रहा हूँ मतलब कि ये और ये लाइन अगर मैं इंटरचेंज कर दूं या फिर ये और ये लाइन इंटरचेंज कर दूं या फिर इस लाइन को इस लाइन के साथ इंटरचेंज कर दूं। इंटरचेंज मतलब कि इस पूरा लाइन को यहाँ लिख दूं और इस पूरा लाइन को अगर हम यहाँ लिख देते हैं तो जो वैल्यू आएगा वो वैल्यू तो सेम रहेगा बट साइन में चेंजेस होगा। तो कैसे, देखिए मैंने डिटर्मिनेंट कंसीडर किया 1 2 3 4 5 6 7 8 7, सपोज ये डिटर्मिनेंट है। जब मैं इसका एक्सपेंशन किया तो 3 क्रॉस 3 का हम एक्सपेंशन कैसे करते हैं, तो हम सबसे पहले ये 1 को रखते हैं, उसके बाद ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन, फिर माइनस साइन 2, उसके बाद क्योंकि इसके साथ ये इंटरसेक्ट कर रहा तो ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन माइनस ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन, इसी हिसाब से फिर लास्ट में हम +3 करेंगे ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन माइनस ये दोनों का। मैंने इसे विस्तार पूर्वक अपने लास्ट वीडियो में समझाया हुआ है, आप अगर देखना चाहे तो उसे भी जाके चेक कर सकते हैं। तो जब आप इसका एक्सपेंशन कर देंगे तो हमें वैल्यू मिली 6। अब सपोज मैं दो लाइन को इंटरचेंज कर रहा हूँ, जैसे कि 1 4 7 सेम रखा, लेकिन यहाँ पे 3 6 देखिए 7 रख दिया, इस लाइन को यहाँ रख दिया और ये पूरा का पूरा लाइन 2 5 8 को इस जगह पे रख दिया है। देखिए 2 5 8 इस जगह पे आ गया, 3 6 7 इस जगह पे आ गया। अब जब हम इस तरह से इंटरचेंज किया और जब मैंने एक्सपेंड किया तो
हमें जो वैल्यू मिलेगी वह वैल्यू होगी -h, यानी कि देखिए वैल्यू सेम रहा बट साइन जो होता है वो साइन चेंज हो जाता है। कब? अगर जब आप दो पैरेलल लाइन को इंटरचेंज कर देते हैं। इससे पहले था कि अगर आप पूरे का पूरे अगर रो को कॉलम में कन्वर्ट कर देते तो आपको वैल्यू सेम मिलती है और साइन में भी कोई डिफर नहीं होता। लेकिन अगर आप दो लाइन को इंटरचेंज करते हैं, ठीक है, अंतर समझिए, उसमें हम रो से कॉलम बना रहे हैं बट यहाँ पे रो को रो में ही रख रहे हैं, बस इंटरचेंज कर दे रहे हैं। इंटरचेंज करने से वैल्यू सेम साइन डिफरेंट, और रो से कॉलम बनाने में वैल्यू भी सेम साइन भी सेम रहता है। अब आते हैं हमारी तीसरी प्रॉपर्टी की तरफ। तो डिटर्मिनेंट का तीसरा प्रॉपर्टी क्या होता है? डिटर्मिनेंट का तीसरा प्रॉपर्टी ये बोलता है कि अगर किसी भी डिटर्मिनेंट में दो पैरेलल लाइंस सेम हो जाए तो जो उसकी जो वैल्यू होगी वो जीरो होगी, यानी कि वैनिश हो जाएगी। जैसे कि अगर हम ये डिटर्मिनेंट को कंसीडर करें तो देखिए 1 2 3 4 5 6 4 5 6 हमारे पास दो रो है जिसका सेम वैल्यू है, यानी कि दो लाइन है जिसका वैल्यू सेम है। जब ऐसा होता है तो जब हम इसका एक्सपेंशन करेंगे, तो मैंने एक्सपेंशन किया 1 को रखा 5 इंटू 6 माइनस 6 इंटू 5 यानी 6 इंटू 5 यानी कि सेम वैल्यू आ जा रही है, तो ये भी जीरो होगा। अब अगर हम इसको रखें तो 4 इंटू 6 माइनस 4 इंटू 6 यानी कि ये भी जीरो, और सेम इसी हिसाब से अगर हम इसमें देखें तो 5 इंटू 4 5 इंटू 4, तो ये भी जीरो हो गया। तो जब भी किसी भी डिटर्मिनेंट में दो लाइन सेम हो जाए पैरेलल लाइंस, तो उसकी वैल्यू जीरो हो जाएगी। अब आते हैं थर्ड प्रॉपर्टी की ओर, सॉरी फोर्थ प्रॉपर्टी की ओर। तो फोर्थ प्रॉपर्टी क्या बोलता है? अगर हमारे पास कोई डिटर्मिनेंट है, इफ ईच एलिमेंट ऑफ ए लाइन बी मल्टीप्लाइड बाय द सेम फैक्टर द होल डिटर्मिनेंट इज मल्टीप्लाइड बाय दैट फैक्टर। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप किसी भी डिटर्मिनेंट में कोई भी एक लाइन है, ठीक है, सपोज मैंने इस लाइन को अगर मैं देख रहा हूँ तो इसमें देखिए 2 4 और 8, यानी कि तीनों ही इस लाइन के तीनों ही एलिमेंट में दो का मल्टीप्लीकेशन है। इसमें दो, इसमें भी 2 दूनी 4 और 2 तिया सॉरी 2 चौके 8, यानी कि तीनों को तीनों ही इस लाइन के तीनों ही एलिमेंट में क्योंकि 2 का मल्टीप्लिकेशन है तो हम उस 2 को कॉमन ले सकते हैं, और जो वो कॉमन होगा वो एक्चुअली पूरा का पूरा डिटर्मिनेंट्स के साथ कॉमन आएगा। तो देखिए मैंने 2 इसमें से कॉमन लिया तो यहाँ पे क्या बचा 1 2 एंड 4। अब आप ये भी बोल सकते हैं, ये यहाँ पे आप छोड़ दीजिए, या फिर आप चाहे तो इस, क्योंकि इस लाइन से भी ये रो है, इस रो से भी आपका 2 कॉमन हो रहा था, मैंने उसे भी कॉमन ले लिया। अब इसका जब आप एक्सपेंड करेंगे, आप चाहे तो एक्सपेंड कर लीजिए अपने नोटबुक में, मैंने एक्सपेंड किया और मुझे जो वैल्यू मिली वो मिली 12, यानी कि इसका एक्सपेंशन का वैल्यू था 12। अब इस डिटर्मिनेंट का जो एक्सपेंशन आएगा उस डिटर्मिनेंट का एक्सपेंशन का वैल्यू होगा 6, लेकिन क्योंकि यहाँ 2 हम सब कॉमन ले लिए है इस लाइन से, तो जब उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू हो जाएगी 12। सेम उसी हिसाब का देखिए, पहले क्योंकि 2 मैंने कॉमन लिया हुआ था, अब इससे भी 2 फिर से कॉमन ले लिया तो 2 इंटू 2, अब ये हो गया 114। अब इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू हुई 3, 3 इंटू 2 2 जा 4 12। तो बोलने का मतलब ये है कि अगर किसी भी लाइन में कोई भी, अगर आप किसी भी डिटर्मिनेंट के किसी भी एक लाइन में सारे के सारे एलिमेंट्स का सेम मल्टीपल हो, तो आप ये बोल सकते हैं कि वह मल्टीपल पूरे का पूरा डिटर्मिनेंट का होगा। यह बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है, इसे आपको किसी भी हाल में याद रखना होगा। इसके सहारे हम कई सारे प्रॉब्लम्स फ्यूचर में सॉल्व कर पाएंगे। अब आते हैं फिफ्थ प्रॉपर्टीज की ओर। तो फिर पांचवा प्रॉपर्टी क्या था? पांचवा प्रॉपर्टी ये है कि इफ each element of a line consists of m terms, the determinant can be expressed as the sum of m terms। तो चलिए इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज हमारे पास कोई डिटर्मिनेंट है, ठीक है, a1 b1 c1 प्लस d1 माइनस c1, उस हिसाब से कुछ ये है c2 प्लस d2 माइनस c2। तो हम इसे इस हिसाब से भी लिख सकते हैं कि a1 b1 c1 a2 b2 c2 प्लस, प्लस क्यों आया? क्योंकि ये प्लस है, इस प्लस को हम यहाँ रखेंगे, उसके बाद सेम a1 b1 a2 b2 सेम रिपीट होगा, और क्योंकि यहाँ पे c1 किसके साथ ऐड था? d1 d2 के साथ, तो यहाँ पे हम सब ने c1 c2 लिख लिया। तो अब प्लस साइन लिखा तो हम यहाँ पे d1 d2 लिखेंगे। अब माइनस, क्यों माइनस? क्योंकि यहाँ पे माइनस है, और
क्योंकि इसके बाद E1 E2 है, तो जहाँ भी D1 D2 है उसकी जगह पे E1 एंड E2 हो जाएगा। तो ये हुआ हमारा पांचवा प्रॉपर्टी। इसे और हम अच्छे से समझ पाएंगे जब मैं अगले वीडियो में इसका कुछ एग्जांपल्स, कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करवाऊंगा, तो आप इसे बहुत ही अच्छी तरीके से समझ जाएंगे। तो प्लीज़ अगर आपको ये अभी समझ में नहीं आया हो तो कोई बात नहीं, मैं जब इसका एग्जांपल करवाऊंगा न्यूमेरिकल से तो आपको बहुत ही आसानी से ये समझ में आ जाएगा। अब चलते हैं हमारे सिक्स्थ प्रॉपर्टीज की ओर। तो सिक्स्थ प्रॉपर्टी क्या बोलता है, इफ ईच एलिमेंट ऑफ ए लाइन बी एडेड इक्वी मल्टीपल्स of the corresponding element of one or more parallel lines, the determinants remain unaltered। इसका मतलब क्या हुआ, सपोज हमारे पास कोई डिटर्मिनेंट है a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3। अब अगर ये तो हुआ ए डिटर्मिनेंट, सपोज इस डिटर्मिनेंट का इस एलिमेंट में हम b1 b2 b3 में कुछ एक मल्टीपल हो, जैसे कि इस डिटर्मिनेंट में 2 2 2 का था, उसी हिसाब से सपोज 2 क्योंकि कांस्टेंट है तो हमने एक कांस्टेंट माना है p, ठीक है। अब मान लीजिए सेम मल्टीपल है, तो उस तीनों का मान लीजिए 2b1 2b2 2b3 हमने लिख दिया, मीन्स 2b1 2b2 2b3 को ऐड कर दिया a1 a2 और a3 से, कुछ इस हिसाब से। यहाँ p की जगह पर अगर आप 2 मानना चाहे तो 2 सपोज यहाँ पे आप ले लीजिए, तो a1 प्लस 2b1 a2 प्लस 2b2 a3 प्लस 2b3, सपोज ऐसा कुछ है। ये मैंने बस समझाने के लिए लिखा है, इसे आप ना ही ले तो अच्छा है, ठीक है, फिलहाल के लिए हटाइए इसे। हाँ, सपोज हमारे पास कुछ ये डिटर्मिनेंट है। अब इस डिटर्मिनेंट का जो ये जो डिटर्मिनेंट है ये एक्चुअली सेम है इस डिटर्मिनेंट से। कैसे सेम है, तो चलिए इसे मैंने थोड़ा सा एक्सपेंड किया है। सपोज क्योंकि अभी हमने अपने लास्ट प्रॉपर्टी यानी फिफ्थ प्रॉपर्टी से सीखा है कि जब भी इस हिसाब से हमारे पास डिटर्मिनेंट हो तो हम इसे दो डिटर्मिनेंट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो मैंने इसे दो डिटर्मिनेंट में कन्वर्ट कर दिया, a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3 प्लस ये जो pb1 pb2 pb3 था, ये pb1 pb2 एंड pb3 कर दिया, b1 b2 b3 b1 b2 b3 वैसे ये कर दिया। अब इसमें क्योंकि p सेम है, जैसे कि अभी ये प्रॉपर्टी था फोर्थ प्रॉपर्टी जिसमें अगर इक्वी मल्टीप्लाई है, जैसे कि 2 था तो हमने 2 को बाहर कर दिया था और वो पूरा डिटर्मिनेंट्स का मल्टीप्लाई हो गया था। तो वैसे ही इस लाइन में इस डिटर्मिनेंट में क्योंकि p कॉमन है तो हम p को कॉमन ले लेंगे, मतलब कि हम बोल सकते हैं मल्टीप्लाई, इस डिटर्मिनेंट को हम ये लिख सकते हैं। अब क्योंकि यहाँ पे दो लाइन क्योंकि सेम हो गया है, इस वजह से जो इस डिटर्मिनेंट की पूरी इस डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू आएगी वह वैल्यू हो जाएगा 0, क्योंकि अभी हमने हमारे तीसरे डिटर्मिनेंट से तीसरी प्रॉपर्टी से जाना है कि अगर दो लाइन सेम हो तो उसकी जो वैल्यू हो जाती है वह डिटर्मिनेंट वैनिश हो जाता है। इसका मतलब कि यह डिटर्मिनेंट वैनिश हो गया। जब यह डिटर्मिनेंट वैनिश हो गया इसका मतलब कि यह डिटर्मिनेंट वैनिश हो गया। जब यह डिटर्मिनेंट वैनिश हो गया इसका मतलब ये हुआ कि ये जो डिटर्मिनेंट इस हमारे पास सिर्फ और सिर्फ ये बचा, क्योंकि इसका ये दोनों आयत और ये 0 के बराबर है, तो हम बोल सकते हैं कि ये जो डिटर्मिनेंट होगा ये डिटर्मिनेंट की वैल्यू इज इक्वल टू हो जाएगा इसका, यानी कि दोनों डिटर्मिनेंट सेम है। तो इस प्रॉपर्टी से हमने यही सीखा कि अगर हमारे पास कोई डिटर्मिनेंट है और उसमें एडिशन हो किसी और लाइन का विथ इक्वी मल्टीप्लाई, मतलब कि कोई एक मल्टीपल हो, जैसे 2 2 2 सेम मल्टीपल हो तीनों का तीनों, और हम उसे ऐड कर देते हैं किसी मतलब कि दूसरे लाइन से, तो जो वैल्यू आएगी वो सेम इसी हिसाब से रहेगी। फिर से एक बार अच्छे से समझा देता हूँ अगर थोड़ा प्रॉब्लम हो। अगर हम कोई डिटर्मिनेंट ले, अगर उस डिटर्मिनेंट में हम कोई भी एक लाइन में एक सेम वैल्यू सपोज 2 2 2 3 3 3 4 4 4 यदि सेम वैल्यू का मल्टीपल ले और उसे ऐड कर दे किसी दूसरे लाइन के साथ, तो वह
डिटर्मिनांट, जैसे कि इस टाइप्स का डिटर्मिनांट सेम हो जाता है जब आप ऐड नहीं करते हैं, यानी कि उसका कोई भी असर वैसा नहीं होता है। तो हम ऐसा लेते कि वो हम क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व करने के लिए लेते हैं हम। और अगले कुछ, जब मैं अगला वीडियो में आपको प्रॉब्लम सॉल्व करवाऊंगा तो आप बहुत ही अच्छे से ये चीज़ समझ जाएंगे। हाँ, सेवंथ प्रॉपर्टी क्या? सेवंथ प्रॉपर्टी है मल्टीप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट। द प्रोडक्ट ऑफ टू डिटर्मिनेंट ऑफ सेम ऑर्डर इज इटसेल्फ ए डिटर्मिनेंट ऑफ दैट ऑर्डर। इसका मतलब अगर आपके पास दो डिटर्मिनेंट है, सपोज पहला डिटर्मिनेंट भी 3x3 का, दूसरा डिटर्मिनेंट भी 3x3 का, तो दोनों का जब आप मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो जो रिजल्ट जो आएगा डिटर्मिनेंट वो भी 3x3 का ही होगा। अब हम सब ने अभी तक डिटर्मिनेंट में मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं ये अभी तक नहीं सीखा है, तो चलिए इस बारे में सीखते हैं कि हम डिटर्मिनेंट का मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे। तो सपोज हमारे पास दो डिटर्मिनेंट है, हम डिटर्मिनेंट को डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो पहला डिटर्मिनेंट हो गया डेल्टा 1 सब, और दूसरा डिटर्मिनेंट है डेल्टा 2। अब तो मल्टीप्लिकेशन बहुत ही सिंपल है कंपेयर टू मैट्रिक्स। इसमें हम क्या करते हैं, जैसे सपोज हमें पहला रो बनाना है, तो मैट्रिक्स से डिफरेंट बस यही है डिटर्मिनेंट में कि हम मैट्रिक्स में कैसे मल्टीप्लिकेशन करते हैं। मैट्रिक्स में हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं, जो पहला मैट्रिक्स होता है उसका हम रो लेते हैं, दूसरा मैट्रिक्स का कॉलम लेते हैं। डिटर्मिनेंट में वैसा नहीं है। डिटर्मिनेंट में अगर हम पहला मैट्रिक्स का रो ले रहे हैं तो पहला डिटर्मिनेंट का रो ले रहे हैं तो दूसरा डिटर्मिनेंट का भी रो ही लेंगे, कॉलम नहीं लेंगे। ये हुआ पहला ऑब्जर्वेशन। दूसरा चीज कि जैसे सपोज हम अपना डिटर्मिनेंट का जो रिजल्टेंट जो डिटर्मिनेंट है उसका पहला रो बनाना चाह रहे हैं, तो पहला रो के एलिमेंट्स कैसे लिखेंगे, तो जो भी पहला डिटर्मिनेंट का एलिमेंट्स होगा उससे हम मल्टीप्लाई कर देंगे पहले दूसरे डिटर्मिनेंट का पहला रो से, 2 × 1 + 7 × 2 + 9 × 8। अब फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम बनाने के लिए हम क्या करेंगे, अभी भी हम पहला ही रो लेंगे। मतलब कि जो भी पहला रो होगा रिजल्टेंट मैट्रिक्स का उसमें मल्टीप्लिकेशन वाला में पहला डिटर्मिनेंट का रो जरूर होगा। जैसे कि आप लिख दीजिए 279 279 279 279 और इसमें 128 128, इसके बाद 235 617, यानी कि इस पहला डिटर्मिनेंट का जो रो होगा वो सेम होगा, लेकिन दूसरा डिटर्मिनेंट का जो रो होगा उसकी वैल्यू चेंज होगी, यानी कि पहला बार में पहला रो, दूसरा कॉलम में दूसरा रो, तीसरा कॉलम में तीसरा रो। अब इसी हिसाब से अगर हम दूसरा रो बनाना चाहते हैं तो फिर से पहले डिटर्मिनेंट में जाइए, इसका जो भी वैल्यू होगा बार बार, और इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू चेंज होती रहेगी। वैसे ही थर्ड, और इस तरह से मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। जब आप मल्टीप्लिकेशन करेंगे इस डिटर्मिनेंट का तो आपको कुछ ये वैल्यू मिलेगा। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और मैं अपने अगले वीडियोस में डिटर्मिनेंट से कुछ एग्जांपल, कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करूँगा, तो प्लीज़ उस वीडियो को देखना ना भूलें, ताकि मैंने जो भी यहाँ पे समझाया है वो आपको और अच्छी तरीक़े से उस वीडियो में समझ में आ सके।